आधा आकाश हमारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। फिशर फिस्टुला और पाइल्स से जुड़ी समस्याएं और उनका समाधान, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आशीष भनोट। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही सवाल है कि भगंदर और बवासीर ये बीमारियां हैं या जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हैं? क्योंकि इनके बारे में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में। क्या कहेंगे आप? स्टार्टिंग तो ऑलमोस्ट मोस्ट बीमारियों की जीवन शैली से ही शुरू होती है, बट एक टाइम के बाद इसको एक तरह से चक्रव्यूह कहते हैं कि आप उसके अंदर घसते जाते हो। और खास करके ये वाली बीमारी, इन सब में एक बार आप इसमें एंटर कर गए, फिर काफ़ी बार आप अपने आप से इसमें निकल नहीं पाते और ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है। टेम्परेरली बाहर से आपको थोड़ा लगता है कि कुछ ठीक हो गया, दर्द कम हो गया, पर दर्द ठीक होना या थोड़ा ब्लड कम आना या नहीं आना इज़ नॉट द राइट थिंग। अंदर का डिस्कम्फर्ट जब तक ठीक नहीं होता तो वो प्रॉब्लम बार बार आ सकती है और काफ़ी बार बहुत गंभीर रूप ले लेती है। तो जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हो, जितना आप चक्रव्यूह के अंदर जाते हो, उतना ही उससे निकालना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि वास्तव में क्या है जब ये बीमारी होती है। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे एक इंसान समझ सके कि उसे हुआ क्या है? ये प्राइवेट पार्ट की एरिया की बीमारी है कि कोई भी इसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता या हेजिटेट करता है। पहले तो कुछ समय आपका इसी में निकल जाता है कि पेन हुआ, तकलीफ हुआ या ब्लड आया, तो अब किसी से बात करेंगे वो क्या सोचेगा, इसने क्या किया होगा क्या नहीं। बट समहाउ बात करते हैं तो पता चलता है कि ये बवासीर है। किसी को दर्द होता है तो वो भी उसको बवासीर समझता है, किसी को खून आता है पॉटी में वो भी उसको बवासीर समझता है, और किसी को पस आ रहा है तो वो भी उसको बवासीर समझ रहा है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला सारी अलग अलग बीमारियां हैं। हालांकि स्पेक्ट्रम एक है इनका, कारण इनका कब्ज ही है, कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होता है, पर हर एक में अलग अलग प्रेजेंटेशन है। अब किसी को पाइल्स की समस्या हुई, वो कह रहा है मुझे पाइल्स हुई, थोड़ी सी पॉटी में दर्द हुआ, उसके बाद 2-4 बूंद खून आया एंड फिर उसको लगा कि 2-4-5 दिन बाद दर्द डिस्कम्फर्ट कम हो गया, खाने पीने में परहेज कर लिया, वो ठीक हो गया। फिर महीना 2 महीने थोड़ा सा ठीक रहता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही सिम्टम आता है। जैसे ही थोड़ा सा खाना गड़बड़ हुआ या मैदा खा लिया या कुछ बाहर का खा लिया, एंड इट स्टार्ट्स अगेन। डेफिनेटली जैसे ही आप खाने के परहेज करोगे, थोड़ी बहुत ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करोगे, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। और नीचे जब आपकी इंजरी कम होती जाएगी तो काफ़ी बार बॉडी में बहुत पावर होती है, वो अपने आप हील भी कर लेती है। बट इन जनरल अगर ये कट लग रहे हैं और अंदर ही फट रहा है तो फिर वो विशियस साइकिल जो मैं चक्रव्यूह की बात कर रहा हूँ, आप उसमें फंसते जाते हैं जी। एक कॉमन बवासीर है, एक ये फिशर वाली बवासीर है, जो बवासीर पेन करते करते अंदर ही अंदर इंजरी कर रही है जी। ये जो समस्या है ये अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे पैदा होती है या एकदम से उभर कर सामने आती है? दोनों तरह से पेशेंट्स देखे गए हैं। किसी में अगर आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है तो ये स्लो ग्रो करती हैं, धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो गया, फिर स्लोली आपने परहेज किए, ध्यान रखा, ठीक हो गया। कई बार होता है कि सडनली पेन हुई, डिस्कम्फर्ट हुआ, तब आपने बिल्कुल ही उसका ड्रास्टिक कोई स्टेप्स लेने शुरू कर दिए या कोई ऐसी चीज़ करी कि जो उसको और एग्रीवेट कर देती है। उन लोगों के अंदर ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। दूसरी बात है आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में आया, वो बहुत रैपिडली फैल सकता है किसी में, और किसी में सालों साल में बहुत स्लोली फैल सकता है। बॉडी उसको ओवर पावर करके थोड़ा थोड़ा उसको कंट्रोल फॉर्म में रख लेती है जी। डॉक्टर साहब, हर समस्या का कोई ना कोई कारण होता है। फिशर, भगंदर, बवासीर होने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे मेन तो लाइफस्टाइल ही है कि आपका जो दिनचर्या है, अगर उसके अंदर खान पीन में ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ समस्याएं इस तरह से होती हैं। 2 चीजें मेन होती हैं, एक एंट्री का रूट जहाँ से आप खाना खाते हो, एक एग्जिट का। खाना चलो आप फिर भी छोड़ सकते हो, पर एग्जिट तो होना ही होना है। तो जब वो वहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसी चीज कर दी कि जिससे इंजरी हुई, वहाँ पे कब्ज होके, जैसे इंजरी होती है वो रास्ता टाइट हो जाता है, फिर वो बार बार इंजरी होके बिल्कुल नैरो डाउन हो जाता है। इसलिए खाने से ही शुरुआत होती है। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक अच्छी बॉडी की मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये बीमारियों के कम चांस रहते हैं। बट कोई इम्यून नहीं है कि किसी को होएगी नहीं। काफ़ी बार फीमेल्स के अंदर देखा है, काफ़ी बार छोटे बच्चों के अंदर मैंने देखा है, 3-3 महीने के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, उनके अंदर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट गलती आप ढूंढ नहीं पाते, उनको भी हो जाती है। फीमेल बिल्कुल बच्चों के हो जाती है। कुछ बच्चों में तो देखा पाया मैंने कि जो ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं,
या मैदे की बिस्किट्स, आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव फैक्टर मिल जाता है। बट 3 महीने के बच्चे में तो हम वो भी नहीं लेबल कर सकते कि कहाँ से आया। वैसे क्यों होता है? कई बार कंजेनिटल होता है, जन्म से ही उस एरिया के अंदर वीकनेस होती है, या ऑलरेडी वो ट्रैक बन चुका होता है, एक टनल बन चुकी होती है, फिर वो ऑन एंड ऑफ कम ज़्यादा होती रहती है, एंड उसको जब तक हम प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं करते वो ठीक नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी महिलाएं कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, बट कोई पेन भी नहीं होती, बस कई बार होता है महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में एक बार स्टूल पास नहीं हो रहा, तो उस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो क्या है, ये क्या बीमारी हो सकती है, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? कॉन्स्टिपेशन बेसिकली शुरुआत तो इसी चीज़ की है, खासकर जब पीरियड्स आने का टाइम होता है उस टाइम पे काफ़ी फीमेल्स में ये देखा जाता है, और खास करके प्रेगनेंसी के दरमियान जब इस एरिया में प्रेशर पड़ता है कोलोरेक्टल एरिया के ऊपर, जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता है, तो उस टाइम पे ये मूवमेंट इंटेस्टाइन की स्लो हो जाती है, हार्मोन से रिलेटेड भी होता है। तो जब तक वो इवैक्यूएट नहीं होती, गैस प्रॉपरली पास नहीं होता, तो दे डू नॉट फील कंफर्टेबल। तो जो भी गैस भरी हुई है या जो भी स्टूल का लोड है जिसके कारण प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं हो रही, तो ये एक डिस्कम्फर्ट तो चलता ही है, जिसको कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में आपको बताते हैं। किसी का लॉन्ग ट्रैवल हो गया, किसी का काम ही सिटिंग का है। तो ऐसी समस्या का क्या समाधान है जिनको स्टूल पास नहीं हो रहा, लेकिन उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको पाइल्स का कोई इशू है, तो आप क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट? हाँ, लॉन्ग ट्रैवल में बेसिकली यही है, जब भी आपका लॉन्ग ट्रैवल हो, थोड़ा डाइट उस टाइम पे ऐसी रखें कि जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, फाइबर एडिक्वेट रखें, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होती लॉन्ग ट्रैवल, आमतौर पे सिटिंग होएगी आपकी। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल लेके जा रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो ये इशू आएगा नहीं। जब 8-10 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी हो गई या लॉन्ग फ्लाइट्स हो गई, उनके अंदर ये कॉमनली होता है। कई बार मेडिसिन रिलेटेड भी होता है, कोई एंटीबायोटिक खाई है या कोई दवाई ऐसी खाई है, तो जैसे ही वो फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ट्रैवल रिलेटेड यही है कि जितना हो सके आप मूवमेंट कर लो, फाइबर ले लो और लिक्विड ज़्यादा ले लो, तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो क्या इसका एज से भी कोई रिलेशन है कि किस उम्र में इस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं? डेफिनेटली एज का रिलेशन है, बट हर एक का ना स्पेक्ट्रम है बीमारी। कोई बीमारी इस एज में आती है, किसी में ज़्यादा आती है। फीमेल्स के अंदर जैसे मैंने कॉमनली देखा, पाइल्स की समस्या, फिशर की समस्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन दिनों में ज़्यादा बढ़ती है, और फिर वो थोड़ी देर ठीक हो जाती है, डिलीवरी के बाद वो भूल जाती हैं। जैसे फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर प्रेग्नेंट होती हैं, फिर प्रॉब्लम डबल बढ़ के आती है। उस टाइम पे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना दवाई दे सकते हैं, ना ऑपरेशन कर सकते। तो उसमें प्राइमरली डाइटरी और जो भी मैनेजमेंट्स होती हैं वो समझाते हैं कि इसको लुब्रिकेट करके कैसे भी आप चला सकते हो, उतना टाइम हम निकालते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। एल्डरली में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा बहुत हार्मोन्स का भी फेरफार होता है, देन इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो फिर स्टूल जो है इट टेंड्स टू बिकम हार्ड। फिर आप उसको जोर लगाते हो तो कभी बवासीर का मसा निकल आएगा, या कभी सडनली प्रेशर से वो एरिया पे फट जाएगा, कभी खून के क्लॉट्स बन जाएंगे। तो ये बीमारी उनके अंदर ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में क्या करें? प्राइमरली फाइब्रस डाइट, एक्टिविटी पे ध्यान दें। ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी बॉडी एज हो रही है, हमें अपनी डाइट को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ईट व्हाट यू आर ईटिंग एट एज 20। जो 20 साल की उम्र में खा रहे हो, ये नहीं सोच सकते कि 40 में भी सेम की सेम खा पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी पचा भी नहीं पाएगी और उसको इवैक्यूएट भी नहीं कर पाएगी ठीक से। तो उसी हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं, विच एवरीवन हैज़ टू डू। अगर कोई सोचे कि मैं ऐसे किए बिना मैं ऐसे चलता रहूं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म कर लेगा। बिल्कुल। जिस तरह से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि कई लोग अपनी समस्याओं को बता नहीं पाते, खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें, कहीं पर वो बता नहीं पाती। उनकी जानकारी के लिए बताइए कि इन समस्याओं को छिपाने से उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? समस्या छिपाने से सबसे कॉमन दिक्कत तो यही है कि देखो, पेन है, पेन किलर खा के आप चला सकते हो। ब्लड आया, 2-4 बूंद ब्लड निकल गया, वी आर नॉट वरीड, उसकी हमें इतनी चिंता नहीं कि चलो ठीक है 2 बूंद निकल जाएगा, तो उससे ज़्यादा तो पीरियड में कितना कितना चले जाता है, उससे वरी नहीं किया। बट पॉइंट ये है कि बार बार जो एरिया फट रहा है, धीरे धीरे वो एनस का रास्ता, जो लेट्रिन का रास्ता है, बार बार फटने से या तो मांस बाहर आना शुरू हो जाता है, उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या फिर फटते फटते उसमें एक पंचर हो जाता है। पंचर हो जाए तो एक तरह से कोई भी, जैसे पानी की पाइप है, कहीं से भी लीकेज शुरू हो गई, तो वैसे स्टूल की जो रास्ता है उसको एक एडिशनल रास्ता मिल जाता है। तो वहां से जब वो बैक्टीरिया माइग्रेट करते हैं तो वो पूरे में इन्फेक्शन कर देते हैं, पस की गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, फिर वो पस फूट जाती है, तो एक तरह से कई तरह की टनल्स बन जाती हैं। फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ती है आमतौर पे, क्योंकि उस एरिया में फैट
उनमें थोड़ा सा पोर्शन रिलेटिवली ज़्यादा रहता है। मैंने देखा है कि फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी बार तेज़ी से स्प्रेड होता है, और मेल्स के अंदर तेज़ी से स्प्रेड तो नहीं होता, पर वो उसको इग्नोर करते करते उसको काफ़ी ख़राब कर लेते हैं कि पेन सहते रहे और अंदर ही अंदर वो गलता रहा। तो रिजल्ट यही है कि डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। जो सिंपल दर्द को आप सोचते हो चलो दर्द ठीक हो गई, आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। दर्द बार बार हो रही है, बार बार थोड़े थोड़े दिन में आ रही है, जिसको आप समझ रहे हो कि ठीक हो रही है, मैंने ये कर लिया उससे ठीक हो गया, मैंने दूध में ये डाल के खा लिया, या XYZ 100 तरह के घरेलू टोटके हर आदमी करता है, विच इज़ नेचुरली यू आर सपोज टू डू इट। बट अगर वो उससे ठीक नहीं हो रहा तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जल्दी ले लेनी चाहिए, ना कि सालों के बाद लो। और दूसरी बात है, इस बीमारी में मिथ्स बहुत है। कोई बोलेगा कि मैं उल्टा लटक जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो उल्टा भी लटक जाएगा। इसको अगर सही तरीके से हम ठीक नहीं करेंगे या ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेट होनी ही होनी है। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि किसी ना किसी टाइम पे थोड़ी बहुत पाइल्स की समस्या या ब्लीडिंग की समस्या से ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज, जो हमारे लाइफस्टाइल हो चुके हैं, उससे सफ़र किया है। मान के चलो कि 10 में से 7 लोगों को ये कुछ ना कुछ लेवल की आई, बट किसी को उस ग्रेविटी की नहीं हुई, किसी का वो नीचे का एरिया इस तरह से नहीं है कि जो स्पाज़म में चले गया या इंजरी की ग्रेविटी के हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते रहें तो वो बढ़ता जाएगा। किसी दूसरे की बात सुनने से अच्छा है कि आप अपनी इंजरी को एवेलुएट कराओ, किस स्टेज पे है, क्या इसका करना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस कोई भी बता देगा, वो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे आपको। वो डिजीज प्रोग्रेशन को तो रोक सकते हैं पर डिजीज खत्म नहीं कर सकते। कि जो बीमारी क्या इनके कोई स्टेजेस भी होती हैं? हाँ, तीनों बीमारियां अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। कारण आमतौर पे एक है, पर कई बार कुछ और कारण भी होते हैं। ग्लैंड्स वगैरह के इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। किसी को डायबिटीज है या किसी की इंटेस्टाइन ही ऑलरेडी वीक है, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कुछ बीमारियां हैं तो हल्के फुल्का कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो उससे वो पंचर कर देता है, वो अलग है। बट इन जनरल जो स्टेजेस हम जब बनाते हैं बीमारी की, तो कॉन्स्टिपेशन से पहले हार्ट स्टूल हुआ, हार्ट स्टूल से इंजरी हुई तो वहाँ से पॉटी का रास्ता थोड़ा बहुत टाइट हो गया या आपको जोर लगाना पड़ा, तो धीरे धीरे मांस बाहर आना शुरू हो गया। मांस बाहर आना शुरू हुआ या वहाँ पे इंजरी हुई, उससे ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, मस्से बन गए, मस्सों में से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, या फिर वो फटने के कारण ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। जब मस्सों से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई तो पाइल्स बन गया। जब फटने के कारण ब्लीडिंग आनी शुरू हुई तो इसका मतलब ये डीप फिशर है। वो फटता फटता भगंदर फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी में हाइजीन फिर अच्छी नहीं हो पाती, पॉटी कर ही नहीं पा रहे, अंदर ही रह रहा है हर टाइम, कुछ ना कुछ प्रॉपर्ली इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन का सोर्स बना के एनल ग्लैंड को इन्फेक्ट कर देता है, तो वहाँ से भी पस बन जाती है। जो तीनों समस्याएं हैं, क्या इनका आपस में भी कोई कनेक्शन होता है? जिस तरह से आपने कहा ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा। हाँ, इंटर रिलेटेड है। एक ही समस्या जो आनुवंशिक है, पाइल्स की बोलते हैं, काफी बार फैमिलीज में रन करती है कि जिसमें लूज एनल कुशन्स होते हैं। आप उनको फील करते हो कि जैसे पॉटी करते जाते हैं तो मस्सा टाइप बाहर आ जाता है और उसमें हल्का फुल्का ब्लड भी किसी को आ जाता है, कई बार कुछ भी नहीं आता, बट वो विद टाइम प्रेशर करते करते उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये एनल कुशन्स आनुवंशिक या फैमिली में ट्रांसमिट हो सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल दूसरे समस्याएं हैं उसमें नहीं है। तो एक तो ये रीजन हो गया पाइल्स का, ये स्टैंड अलोन हो सकती है किसी को भी, बट आमतौर पे जिसको फिशर से शुरू होती है, इंजरी से शुरू होती है, कब्ज से शुरू होती है, उनके अंदर ये सारे तीनों चीजों का स्पेक्ट्रम बन सकता है। फिशर और पाइल्स दोनों साथ में जुड़ रहे होते हैं, धीरे धीरे जब वो अपना और खराब रूप ले लेते हैं तो वो भगंदर फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिस्टुला काफी खराब डिजीज है जिसको नासूर भी बोलते थे पहले। नासूर का मतलब है कि जो चीज कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। इट इज कंपेयर टू कैंसर, बट ये एरिया का नासूर है जिसको फिस्टुला बोल रहे हो आप, ये वेरी मच क्योरेबल है। राइट तरीके से इसका इलाज किया जाए तो सब लोग ठीक होके जाते हैं। बट हाँ, मिथ बनी हुई है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, और ठीक कभी इसलिए भी नहीं होता। नॉर्मली क्या है कि लोग 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन करा के या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के इसका इलाज छोड़ देते हैं। दे कीप ऑन सफरिंग विद दिस डिजीज फॉर देयर लाइफ। तो क्या ये जो बीमारी है ये अपनी दवाइयाँ ले तो उससे ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। टाइम की बात है, किस स्टेज पे बीमारी पहुंची है। अर्ली स्टेज पे है, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिन ही रिकमेंड करता हूँ मैं सब में। बट जहाँ ये एक स्टेज क्रॉस कर चुकी होती है, ये जहाँ 100% पता ही है कि ये फिशर से फिस्टुला बनना ही है, वहाँ हम उसको डिले नहीं करते, वहाँ हम तुरंत सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और अगर भगंदर बन गया है तो उसका दवाई में कोई इलाज नहीं है। दवाई से हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। कोई एल्डरली है, कोई एज ऐसी है या कोई डिजीज ऐसी है
कि इसमें सर्जरी हो ही नहीं सकती, तो उसमें समय निकालने के तरीके हैं, पर ठीक करने का एक ही तरीका है, वो सर्जरी है। परमानेंट क्योर करनी है तो उसको हमें सर्जरी वाइज एडवाइस करते हैं। कोई डेबिलिटेटेड है, 80-85 एज का कोई आदमी है जिसकी बाकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उसमें सर्जरी रिकमेंड करना इज नॉट एडवाइजेबल। बट जहाँ यंग आदमी है, एनीवन हु इज प्रोडक्टिव है ऑफ एनी एज और उसके एक्टिव लाइफस्टाइल वाला है, उसको हमेशा सर्जिकल ही प्रेफर करना चाहिए। ताकि जो मैंने देखा है, पेशेंट हैज़ सुइसाइडल टेंडेंसीज, ऐसे सिचुएशन आ जाती है बिकॉज दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट। 2-4 लोगों से बात करके पता चलता है कि ये तो ठीक नहीं होनी, तो वो एक मानसिक तनाव में चले जाते हैं। वो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। मैंने ये देखा है कि पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है इन पेशेंट्स की। जॉब छोड़ चुके होते हैं कई बार, कितने टाइम से लेट के ही खाना खा रहे हैं, काम करते थे, इस तरह की सिचुएशन बना के भी लोग आते हैं। बट इट इज़ वेरी मच क्योरेबल अगर उसमें टाइमली सपोर्ट मिले, राइट इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसे हजारों लोग हैं जो एक प्रोडक्टिव लाइफ सोसाइटी के लिए लीड कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी ठीक होंगे। गॉड्स ग्रेस ठीक हो जाते हैं। तो किस तरह के टेस्ट की जरूरत होती है इन समस्याओं की पहचान के लिए? मेनली तो एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। सेल्फ एग्जामिनेशन से भी ज़्यादातर लोगों को आइडिया आ जाता है। सिम्टम्स और टेस्ट कंबाइन होते हैं। सिम्टम्स में ये है कि कुछ मांस स्किन से बाहर आ गई, लटक सा गया थोड़ा सा पॉटी के रास्ते में, या कांस्टेंट पेन हो रही है, या बूंद बूंद खून आ रहा है, या खून की धार आ रही है, या एनस के रास्ते के साइड में कहीं से गांठ बन के पस आनी शुरू हो गई है। तो वो फिस्टुला का सिम्टम है, जब साइड में से या अंदर से कहीं से पस आना शुरू हो जाए। अदरवाइज जो मांस बाहर आ रहा है या सिर्फ ब्लड आ रहा है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, प्राइमरली पाइल्स का सिम्टम है। हम इसको पाइल्स समझ के इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार ये कैंसर का भी कारण हो सकता है, पेनलेस ब्लीडिंग। तो हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, स्वस्थ जीवन शैली के लिए श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, हर एक एरिया में जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है उस हिसाब का खाना खाना चाहिए। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों को डिजेस्ट कर पाओगे। बट अगर आपका उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है तो आप उसी हिसाब से खाइए। जो वेज खा रहे हैं वेज खाओ, जो नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी ना खाएं। और बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन ले रहे हैं, मे बी इट इज़ ए वेजिटेरियन प्रोटीन हो गया, या प्रोटीन पाउडर हो गया, या नॉन वेज हो गया, तो उतना ही अपना फ्रूट्स या फाइबर वगैरह ज़्यादा लें। डॉक्टर साहब, चलते चलते जिन बीमारियों की आपने बात की, इनके इलाज के बारे में कुछ खास बात आप और हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? हाँ जरूर। इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है पाइल्स फिशर। बहुत कॉमन है, हर चौथा आदमी, पांचवा आदमी सफर कर रहा है, थोड़ी बहुत ही दवाई ले रहा है, चला आ रहा है, दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ वेल। बट जो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो होपलेस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। देन दे थिंक कि शायद इसका इलाज है नहीं। खास करके जिन्होंने 2-3-4 ऑपरेशन करा लिए हैं, ठीक नहीं हुआ, अलग अलग पद्धतियां भी ट्राई कर ली हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट वो हर चीज़ें जो इसमें काम नहीं करती, वो ट्राई करने के बाद कई बार सोचता है कि मैंने तो ये भी कर लिया, ठीक नहीं हुआ, वो कर लिया, ठीक नहीं हुआ। ऐसे पेशेंट काफ़ी मेंटली वीक हो चुके होते हैं। उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, या आसपास से, प्लस डॉक्टर्स की साइड से भी, कि हाँ भाई ये क्योरेबल है, यू हैव टू स्पेंड दिस मच टाइम, ऐसे ऐसे ये होगा। अगर वो सारी प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल जाती है, प्लस गुड फैमिली सपोर्ट मिल जाती है, तो वो ठीक हो जाते हैं। बीमारी क्योरेबल है, और बस सिर्फ यही है कि हमें उसको ये नहीं समझना कि ये ठीक नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, किसी किसी में लंबा ट्रीटमेंट चलता है, हर एक की बीमारी अलग है, हर पेशेंट अलग है, किसी दो की बीमारी सेम नहीं निकलती। हाँ, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, स्टार्टिंग सेम है, पर जब वो फैलती है वो किधर भी फैलती है जी। और उसको उसके हिसाब से ही डील किया जाए तभी वो ठीक हो पाता है जी। एंड अगर उसमें इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट या प्रॉपरली उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो ठीक नहीं हो पाता। महिलाओं की जब हमने बात की कि महिलाएं नहीं बताती, आगे नहीं आती अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो वो क्या करें? सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेना चाहिए, फैमिली में भी बात करें, कम से कम थोड़ा सा कुछ तो आइडिया देंगे, दिस इज अ गुड थिंग। बट अगर वो बात ही नहीं करेंगे तो और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा। कोई ना कोई उनमें से उनको गाइड कर देगा कि आप जाइए, स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए। फीमेल्स की जो हम बात करते हैं, फीमेल मैं फिर भी मानता हूँ कि ज़्यादा रिलेटिवली डिस्कस कर लेते हैं, मेल तो बिल्कुल ही छुपाते हैं, उनके पास तो कोई होता ही नहीं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के बाद। बट उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि वो इसको सर्च वगैरह ज़्यादा कर लेते हैं,
जो शेयर नहीं कर भी पाते तो फाइंड कर पाते हैं। सेम थिंग हेल्प्स लड़कों के अंदर, यंग बॉयज में ये ज़्यादा ही दिक्कत है। इवन यंग गर्ल्स में भी ये कई बार दिक्कत आ जाती है कि वो भी नहीं बता पाती जब तक वो फैल जाता है। बट बताना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका निदान होगा। डेफिनेटली बेस्ट तो यही है कि डॉक्टर को मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू।